नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे NSDR थेरेपी, जो कि हमारे रायश्री आयुर्वेद सेंटर की विशेष पहचान है। जो कि रायश्री आयुर्वेद सेंटर में रीढ़ की हड्डी के लिए खास तौर पे थेरेपी को किया जाता है। क्या है ये थेरेपी, क्या कॉस्ट करती है और इससे किन किन चीज़ों में फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, रीढ़ की हड्डी में जब नसें दब जाती हैं या नसों में कोई खराबी आती है या पूर्ण शरीर में भी जो है नसों में जब कोई दिक्कत आती है, तो आखिर वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, क्या हमको जानकारी है। बात करें यदि मॉडर्न साइंस की, तो मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारी वर्टिब्रा पे जो प्रेशर आता है, वर्टिब्रा पे प्रेशर जो डिस्क पे आ रहा होता है, उस डिस्क की वजह से हमारी नर्व दब जाती है और नर्व के कंप्रेस होने की वजह से हमारे को स्लिप डिस्क या सciatica या डिस्क बल्ज या हर्निएशन इस प्रकार की बीमारी बन जाती है। डिपेंड ऑन सिचुएशन ये बीमारियां अलग अलग स्थिति में बनती हैं, हाँ, लेकिन होती है कुछ ऐसी इसी नामों से MRI में देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि क्या हमें करना है और इन बीमारियों में होता क्या है, जिससे हम आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करें रीढ़ की हड्डी में बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो बीमारी की शुरुआत होती है वर्कलोड से। जो व्यक्ति रीढ़ की हड्डी पे लंबे समय तक वजन लेके बैठ रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक 14 साल का बालक है जो कि दिन भर मोबाइल चला रहा है और बिस्तर पे लेट के चला रहा है, वो भी तिरछा होकर लेट के चला रहा है, तो पेशेंट का जो वजन है वो उसकी रीढ़ की हड्डी पे आने वाला है। एक ऑफिस बैंकर है जो कि सुबह से शाम तक का कैशियर का बैंक में काम करता है और वो एक ही कुर्सी पे बैठ करके सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ कैश का काम कर रहा होता है, वो अपने आप को हिला भी नहीं पाता उस कुर्सी से। तो उस समय जो उसकी प्रेशर होता है उसकी वर्टिब्रा डिस्क पे पड़ रहा होता है। वियर एंड टीयर्स जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ होता है। धीरे धीरे करके इस सेल्स के लिए जो है जितना ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं जो कि वर्टिब्रा के अंदर रहती हैं और वो डिस्क को नरिश कर रही होती हैं। कैपिलरीज के द्वारा जो ब्लड हमारे डिस्क तक है, नरिशमेंट जो डिस्क तक पहुंचाया जाता है, वहाँ पे ग्लूकोज के अधिकता होने की वजह से वो धीरे धीरे नसें हमारी कड़क होने लगती हैं। जितनी ज़्यादा वो नसें कड़क होती हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम होता जाता है और जैसे जैसे ब्लड का फ्लो कम होता है वैसे वैसे जो है डिस्क में डिहाइड्रेशन या न्यूक्लियस पल्पोसा के बाहर निकलने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिस्क में डिस्क डेसिकेशन नाम की बीमारी का उत्पन्न होती है। ये सबसे पहली स्टेज होती है जब रीढ़ की हड्डी में दर्द की या बीमारी बनने की स्थिति पैदा होती है। बात आती है, हम MRI इससे अभी MRI नहीं करा रहे होते, MRI कराते हैं एक लंबे समय के बाद में। MRI की कंडीशन होती है जब हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता या इस बीच में हमने MRI करा भी ली तो हमारे डॉक्टर या सर्जन बोल देते कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा। वो एक पेन किलर स्टेरॉइड लिख देते हैं और हम अपने घर चले जाते हैं। जब डेसिकेशन को साल भर तक उसके नरिशमेंट में उतनी ही कमी रहती है, नहीं आराम मिलता, तो धीरे धीरे जो रिंग्स होती हैं एनुलर की, जो एनुलर रिंग्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और प्रेशर की वजह से वो फट जाती हैं, टूट जाती हैं। तो दूसरी बीमारी का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं एनुलर टियर। थर्ड स्टेज होती है जब एनुलर टियर रिकवर नहीं हुआ, डिस्क डेसिकेशन नहीं हुआ, तो इसकी वजह से समय के साथ एक नई बीमारी जन्म लेती है जिसका नाम होता है डिस्क बल्ज। फिर वही बात कि हमने अभी भी पेन किलर और दूसरी चीज़ों का सहारा लिया और बीमारी को दबा दिया और बल्ज में भी काम नहीं आया, तो फिर हमने क्या किया, नई बीमारी को जन्म दिया। वो बीमारी होती है डिस्क प्रोट्रूजन। डिस्क प्रोट्रूजन के बाद बीमारी के अगला स्तर आता है डिस्क हर्निएशन और इस तरीके से डिस्क सिक्रीशन तक जाती है। परंतु इस बीच में जब बात आती है कि ट्रीटमेंट क्या क्या किया जाता है, तो ट्रीटमेंट एलोपैथी का आपको पता ही है। मैं अपने यहाँ के ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, NSDR ट्रीटमेंट की, नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट की। तो बात आती है NSDR के ट्रीटमेंट की। NSDR में हम लोग नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन इसका नाम दिए हैं। इसका मतलब खास तौर पे ये है कि डिस्क को कैसे रिहैब किया जाए, इसके लिए जो आयुर्वेद की प्रक्रिया है पंचकर्म की, उसी को प्रयोग में लिया जाता है। खास तौर पे एक चरक संहिता में खलु कपूतर न्याय दिया गया है जिसका खास तौर पे यहाँ प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस मनके में जो है गद्दी गई होती हुई है, खास तौर पे उस मनके पे काम किया जाता है। या
कोई एंट्रियोलिस्थेसिस, रेट्रोलिस्थेसिस हुआ होता है, तो उस पर्टिकुलर जो डिस्क में ये दिक्कत हुई होती है उस जगह पे काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसको NSDR कहते हैं। इसमें गद्दी का बल्जिंग कम होता है, हार्निएशन कम होता है, रेट्रोलिस्थेसिस कम होता है, एंट्रियोलिस्थेसिस कम होता है, डेसिकेशन कम हो जाता है। कैसे पता करेंगे कि सर ये कम होता है? तो उसके लिए जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लेटेस्ट MRI लेते हैं, और जब पेशेंट हमें लगता है कि हमारा पेशेंट अब ठीक हो रहा है तो हम बाद में एक MRI फिर से लेते हैं। जो डिस्क के दबने की वजह से जो नर्व पे कंप्रेशन आया हुआ होता है वो धीरे धीरे कम करते हैं, और जैसे जैसे डिस्क रिहेबिलिटेशन करती है वो अपनी पुनः की स्थिति को प्राप्त करती है, और जो दबाव हमारी नर्व के बीच में एपी कैनाल डायमीटर कम हो जाता है वो गैप बढ़ने लगता है और पेशेंट हमारा रिकवर करने लगता है। अब बात आती है कि कॉस्टिंग की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फिजियोथेरेपी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कुछ मशीनों का, जिनसे कुछ समय की राहत तो मिल जाती है, पर हम कहें कि जितनी भी बीमारियां हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को ये बात बुरी लग सकती है कि हम कहेंगे उनका ठीक नहीं होता, तो ऐसा नहीं, ठीक होते हैं। जब कोई हाथ टूट जाता है तो मोबिलिटी लाने के लिए हम फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु जब बात करते हैं स्लिप डिस्क, सियाटिका या ऐसी चीज़ों को ठीक करने की, तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ आराम मिलता है। ये पेशेंट में बहुत कम फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या बहुत सुपर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि रिकवरी दिखाने की स्थिति में पेशेंट को ला पाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि 3-3, 4-4 महीने हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद फिर से कमर में दर्द आ गया। तो यहाँ पे लेकिन पंचकर्म चिकित्सा लेने के साथ में ऐसा नहीं होता है। अगर हमने पंचकर्म चिकित्सा ली या NSDR थेरेपी ली और अगले साल बरसात में और ठंड में हम डॉक्टर से प्रॉपर मिल रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी में जल्दी दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ ही साथ योगा एक्सरसाइज अगर करना नहीं भूले हैं तो आदमी बिल्कुल ठीक रहता है। ये है मुख्य हमारी NSDR थेरेपी के विषय में। आयुर्वेद में पंचकर्म में विभिन्न प्रकारों का तेल, विभिन्न प्रकारों की रस औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की हर्ब्स का यूज़ किया जाता है, मैनिपुलेशन का यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से यह थेरेपी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। कितनी कॉस्टली हो जाती है यह डिपेंड करता है पेशेंट की, खास तौर पे डिस्क के ऊपर, उसकी कितनी डिस्क में कितनी प्रॉब्लम है। हम लोग कटिवस्ती करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं, स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं, अभ्यंग करते हैं, कायरो करते हैं, इस प्रकार के जो भी अभी मैंने प्रोसीजर बताए, इतने सारे कर्मों को करते हैं तो ये ठीक ठाक महंगी हो जाती है, लेकिन हाँ इसके रिजल्ट भी उतने ही ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। तो साथियों, यदि आपको रीढ़ की हड्डी में लंबे समय से बीमारी है, आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो एक बार इस थेरेपी को आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो जो पहली थेरेपी होती है, जो फर्स्ट थेरेपी होती है, उसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसको हम लोग डिस्काउंटेड थेरेपी में देते हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसमें एक कूपन कोड भी जनरेट किया गया है, उस कोड को अगर आप लेकर के आएंगे तो हम आपकी थेरेपी, फर्स्ट थेरेपी जो है डिस्काउंट रेट पे करेंगे, 50% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वादी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।